हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर आवर एग्जाम यूपी पीसीएल एंड आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मैंने बहुत लेट किया है वीडियो आपको देने में। आई वॉज बिजी विद सम अदर वर्क, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए रेगुलर वीडियोस ला सकूं और पीडीएफ्स भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकूं। इतना पेशेंस रखने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रखा और वीडियोस के लिए वेट किया। बहुत ही जल्द यूपी पीसीएल की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहती हूँ वो सारे आपको मिल जाएंगे। 3 सेशंस इसके और रहेंगे। आफ्टर पार्ट 3 हम 3 सेशंस को और ऐड करेंगे, पार्ट 4, 5th एंड 6th। और यहाँ पर कई बच्चों को एक जो टॉपिक है दैट इज सेक्शनल लेजर, ठीक है ना, और आपका जो दूसरा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसमें काफी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो ये एक जो लेक्चर रहेगा इसको मैं सेपरेट रखूंगी, जिसमें हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इनकम टैक्स के एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस करे हैं, हमने ऑडिटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं और यूपी पीसीएल का जो कॉमर्स सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट आपको अपने चैनल पे कराया हुआ है। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स में लेटेस्ट चेंजेस आए हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। सेम तरीके से आप हमारी पीडीएफ्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर आपको की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे हैं, क्लासेस को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सेशन से। तो अगर हम अकाउंटेंसी का सिलेबस की बात करें तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, जिसमें मैंने बेसिक्स लिए थे। अकाउंटेंसी के जो भी बेसिक्स हैं उनको मैंने करवाया था। और आज के इस वीडियो में मैं थोड़े क्वेश्चंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऐड करूंगी। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन से ऐड किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। यूपी पीसीएल में बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। वो आपका बेस चेक करते हैं कि कितना आपका बेस क्लियर है रिगार्डिंग योर 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को मिक्स किया है। So first question we have question number 1. What is the person writing out the order to pay called? एक person जो order to pay कर रहा है ना, आपको order दे रहा है पे करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जब हम bills of exchange study करते हैं तो वहां पर हमारे पास सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है 1881, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास आता है, इसके अंदर हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, पीबीसी, है ना। 4, 5, 6 इस तरीके से इनके सेक्शन होते हैं। ये पहले भी मैं आपको अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो जब हम बात करते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसमें आप एक दूसरे पर्सन को ऑर्डर देते हैं कि भाई साहब जी, आपने हमको कुछ पेमेंट करनी है ना, इस तरीके का ऑर्डर दिया जाता है। तो एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला जो पर्सन होता है वो कहलाता है ड्रॉवर, जिसमें वो लिखता है कि आई ऑर्डर टू पे यू दिस सम ऑफ मनी, है ना, आई ऑर्डर टू पे ये वाला मनी। ठीक है, ऐसे डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जिस पर्सन पे वो बिल ड्रॉ किया जा रहा है उस पर्सन को कहते हैं ड्रॉवी। क्या कहते हैं? ड्रॉवी। ठीक है, और
जिस पर्सन से पेमेंट आएगी या फिर रखो जिस पर्सन को पेमेंट मिलेगी तो वो कौन होगा, पेई। तो ड्रॉअर और पेई कहीं ना कहीं सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमसे पूछा है कि कौन वो पर्सन है जो ऑर्डर टू पे कहता है, ऑर्डर टू पे कहता है। तो ड्रॉवर वो पर्सन है, ठीक है। ड्रॉवर यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और ड्रॉवी को ऑर्डर दे रहा है कि आपने मुझे इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ साइनिंग ऑन द बुक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एम ऑफ ट्रांसफर बाय द ड्रॉवर, उसे हम क्या कहते हैं। देखो ड्रॉवर जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, इट कुड बी बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, इट कुड बी अ प्रोमिसरी नोट, या फिर ये एक चेक हो सकता है। तो इस चेक पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जो चेक हैं उस पे एक साइन करवाता है, ठीक है, इस एम से कि वो इस चीज को ट्रांसफर कर दे किसी और पर्सन को। तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं बच्चों, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। मतलब जब हम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो उसे कहते हैं इंडोर्समेंट। जैसे चेक के साथ होता है, आगे आगे इंडोर्स कर दिया जाता है, ठीक है, दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है, दैट इज इंडोर्समेंट। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिविटी ऑफ साइनिंग ऑन द बुक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एम ऑफ ट्रांसफर बाय द ड्रॉवर इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसकी डेफिनेशन क्या थी। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द बिल्स ड्यू डेट इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ हॉलीडे। देखो मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे आपको ड्यू डेट का कंसेप्ट सिखाया था, है ना। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताई थी दो चीजें, कि अगर आपकी ड्यू डेट किसी हॉलीडे पे पड़ती है ना, किसी हॉलीडे पे पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन आपकी ड्यू डेट पड़ गई, ठीक है, तो हम उसकी ड्यू डेट को एक दिन पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे पर हम उसकी ड्यू डेट को मान लेते हैं, है ना। लेकिन अगर इन केस कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है जिसके बारे में पहले से नहीं पता था, अनफोर्सिन हॉलीडे, तो इस केस में जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होता है उसमें हम ड्यू डेट को चेंज कर देते हैं, ड्यू डेट को हम नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि अगर हॉलीडे के दिन ड्यू डेट फॉल करती है तो एक्चुअल में ड्यू डेट क्या बनेगी, इट विल बी द प्रीसीडिंग डे। यानी कि अगर 15 अगस्त के दिन आपकी ड्यू डेट आ रही है तो प्रीसीडिंग डे यानी कि 14 ऑफ अगस्त को आपको उस बिल का, उस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है और ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि राम ने एक बिल ड्रॉ किया है शाम पे 5000 का। ये है मिस्टर राम और इन्होंने एक बिल ड्रॉ किया है फॉर ₹5000 का शाम पर। तो राम क्या है, राम हमारे ड्रॉवर हैं और श्याम क्या है, श्याम हमारे ड्रॉवी हैं, है ना। तो राम इंडोर्स इट टू रोहित। अब राम ने क्या किया, राम ने इस बिल को रोहित को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद रोहित ने इस बिल को इंडोर्स कर दिया अमित को, कि भाई पहले तो राम ने कहा कि रोहित तुम पेमेंट रिसीव कर लेना श्याम से ड्यू डेट पे। देन उसके बाद रोहित ने अमित को दे दिया कि ठीक है अमित तुम कर लेना पेमेंट रिसीव फ्रॉम श्याम ड्यू डेट पे। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि फाइनली द बिल्स पेई इज, तो बिल का पेई कौन होगा, मतलब पर्सन जो इसको रिसीव करेगा, एक्चुअल पर्सन जो इसको रिसीव करेगा। तो किसके हाथ में है बिल, देखो बिल किसके हाथ में है, बिल अमित के हाथ में है ना। तो अमित के पास फाइनल इंडोर्स होकर आया है, इसका मतलब श्याम जो भी पेमेंट करेगा वो डायरेक्टली अमित को करेगा। तो अमित यहाँ पर कौन है, पेई। तो मैंने कहा था ना पेई और ड्रॉवर ये डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हाट आर द 3 एक्स्ट्रा डेज दैट अ ड्रॉवर ग्रांट्स टू द ड्रॉवी फॉर पेमेंट कॉल्ड। जब पेमेंट होती है तो ड्रॉवर ड्रॉवी को 3 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको अच्छे से पता है। उसे हम क्या कहते हैं? डेज ऑफ ग्रेस, है ना। एक ग्रेस पीरियड कहते हैं। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं इसमें? 3 डेज का एक ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बताइए ड्यू डेट क्या होगी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे ड्रॉ किया गया है 30 जनवरी 2015 फ्रॉम 1 मंथ। ठीक है, तो देखो बिल किस डेट पे ड्रॉ किया जा रहा है? क्या डेट है उसकी? 30 जनवरी 2015। और टाइम कितना मांगा हमसे? 1 मंथ। तो 1 मंथ अगर 30 जनवरी से हम कैलकुलेट करें तो कितना होता है भाई? नेक्स्ट मंथ आएगा आपका 28 फेब। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ मंथ बोला है, नंबर ऑफ डेज नहीं बोला है ना। अगर अगले महीने में बोल रही हूँ तो अगले महीने का मेरा मतलब क्या है? फेब्रवरी। अगर मैं फेब्रवरी के महीने में हूँ और मैं बोलूँ नेक्स्ट मंथ, तो वो क्या हो जाएगा? मार्च, विदाउट कंपेयरिंग, ओ सॉरी, विदाउट काउंटिंग नंबर ऑफ डेज। तो नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा हमारा? 28 फेब। बट हम यहाँ पर ग्रेस पीरियड को भी ऐड करते हैं, तो प्लस करेंगे हम इसमें 3 डेज, है ना। 3 डेज ऐड करेंगे, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो ड्यू डेट क्या बनेगी हमारी? 3 मार्च 2015। ठीक है, क्या बनेगी? 3 मार्च 2015। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ध्यान रखिएगा, नॉट अ फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है? तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। स्पेसिफाइज द डेट ऑफ पेमेंट। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर डेट लिखी होती है फॉर द पेमेंट? यस, लिखी होती है। क्या हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है? बिल्कुल होता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है? हाँ जी, ये हमारा एक बिल्कुल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर एक्सेप्ट करता है? बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर एक्सेप्ट करता है या ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है? अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, कहाँ गया वो एग्जाम्पल? अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पर ये ड्रॉवर था, ड्रॉवर ने इसको बनाया था, ड्रॉवी के ऊपर बनाया था, तो ड्रॉवी इसको साइन करेगा कि यस आई एक्सेप्ट इट, है ना। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है दैट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, तो ये यहाँ पर गलत कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा है? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is the difference between bills of exchange and promissory note? इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के बीच का डिफरेंस है? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रॉमिस वेयर एज प्रोमिसरी नोट इज ऑर्डर। समझिएगा ढंग से क्या लिखा है यहाँ पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉमिस है, वही प्रोमिसरी नोट एक ऑर्डर है। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? बताइए। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग होती है कि भाई मैं कह रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको ये पे करूंगा, है ना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, किसी दूसरे को आप बोलते हैं कि आपने मुझे इतना अमाउंट पे करना है,
तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिंग इज नेसेसरी इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेयर एज इट इज नॉट नेसेसरी इन प्रॉमिसरी नोट। हाँ बिल्कुल, देखिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। नोटिंग का मतलब होता है जब किसी भी बिल को आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, किसी बिल को आप रजिस्टर करते हैं, जैसे वो इंडोर्स करते हैं ना, या फिर डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में आप नोटिंग करते हैं, नोटिंग चार्जेस लगते हैं ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये नेसेसरी होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ये नेसेसरी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम बिल्कुल सही डिफरेंस बता रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के बारे में। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डू नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस वेयर एज प्रोमिसरी नोट रिक्वायर्स। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो एक्सेप्टेंस चाहिए, बिना इसके काम नहीं होगा, लेकिन प्रोमिसरी नोट में हमें कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिया है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑल ऑफ द अबव तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने हिंदी में ऐड किया है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो आई एडेड इन दिस स्लाइड, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। क्या कह रहा है? बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 5000। जब एक मशीन को लेकर आए तो उसकी वैल्यू थी 5000, ठीक है। 3 साल बाद इसकी जो बुक वैल्यू बनी वो कितनी बनी? 1250। अब आफ्टर 3 इयर्स आपके मशीन की वैल्यू सिर्फ कितनी रह गई? 1250, 1250। इसका मतलब सिंपल है कि इस पे डेप्रिसिएशन लगाए। बट हमसे पूछा है कि बताइए अगर स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो क्या परसेंटेज बनेगा हमारे डेप्रिसिएशन का। तो लो, ये तो इतना इजी है, हमें तो पता है क्या होता है फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितना भी हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, जितना भी हमारे पास अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, डिवाइड कर देंगे उसे बुक वैल्यू से इनटू 100, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी बुक वैल्यू का ही तो कुछ पार्ट है, तो हमें इस कुछ पार्ट से बुक वैल्यू तक जाना है, उल्टा करना है। तो डेप्रिसिएशन ऊपर आएगा, बुक वैल्यू नीचे, है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 1250। बुक वैल्यू कितनी है? 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे आप हटाएंगे इस तरीके से, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। वी गॉट द आंसर 25%। सिंपली हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का? देखो, डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने एसेट की वैल्यू का एक सही रिकॉर्ड रख सकें कि हमारे एसेट की वैल्यू कैसे कैसे डिक्रीज होती जा रही है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का कि हम अपने जो एसेट की परचेज है उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। तो लिखा है पहला पॉइंट, क्या टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा डेप्रिसिएशन का? नो। देखो, डेप्रिसिएशन टैक्स बर्डन में हेल्प करता है बट ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में आपकी हेल्प करता है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है? नहीं। देखो, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं कह रही मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, मेन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक प्रोविजन टू परचेज न्यू एसेट, ठीक है। ये सही प्रोविजन बताता है हमें और यही बताता है कि कब हमें जरूरत है कि हम नए एसेट को खरीदें, है ना। एक एसेट को अगर हमने 20 साल 15 साल 15-20 साल यूज कर लिया, अब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है, अब हमें नया एसेट परचेज करने की जरूरत है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर मैं हर साल 50,000 पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, पहले साल मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे साल फिर से मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, देन फिर से मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 3 साल हो गए, ठीक है। अगेन मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, 1 2 3 4, चौथा साल, और ये 5वें साल में जब डेप्रिसिएशन लगाया तो मुझे पता चल गया अब मेरे एसेट की कोई भी वैल्यू नहीं है ना। तो ये पता चलने के बाद हमें क्या रियलाइज हुआ कि यही एक मेन पर्पस है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेक प्रोविजन टू परचेज न्यू एसेट। ओके, क्लियर है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल वेल्स एंड क्वेरीज। इस पे जो मेथड लगता है डेप्रिसिएशन का वो क्या लगता है? देखो, जब हम किसी फिक्स्ड एसेट पे मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब हम किसी इनटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल है ना, लाइक पेटेंट्स, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। लेकिन जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने एसेट्स बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं डिप्लीशन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिप्लीशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है माइंस, ऑयल और वेल्स और क्वायरीज के लिए जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं? डिप्लीशन मेथड कहते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये आप जानते हैं। स्ट्रेट लाइन एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगता है, सेम लगता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो वैल्यू बच जाती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। एन्युटी मेथड मतलब आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर यही पैसा आपने कहीं और लगाया होता तो आपसे कितना इंटरेस्ट मिलता है ना। इस तरीके से एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है। बेसिकली आपको दो ही सीखने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 issued by ICAI on depreciation under which circumstances the method of depreciation may be changed। पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग जो कि ICAI ने इशू किए हैं, आप कब कब अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है when the adoption of new method is required by the statute। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नया मेथड हमें रिक्वायर करने की जरूरत है तो आपको बस वहां पर डिस्क्लोज कर देना है कि हम नया मेथड यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे बिजनेस को एक नए मेथड की जरूरत है। तो ये चीज आप कर सकते हैं बिल्कुल। When it is required for compliance with an accounting standard, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट फील होती है कि आपको अपने मेथड को चेंज करना है, तब भी आप अपने मेथड में चेंज ला सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज when it is considered that the change would result in a more appropriate preparation or presentation of financial statements। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि मेथड को चेंज करने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है तो इस केस में भी आप अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं यहाँ पर, इसीलिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सैल्वेज वैल्यू मींस। सैल्वेज वैल्यू मींस, सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमें जब पता नहीं होता कितना डेप्रिसिएशन लगेगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, या फिर हम कभी कभी इसे क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल एस्टिमेटेड लाइफ, है ना। कि मेरे एसेट की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 1 लाख है और उसमें से आई अज्यूम कि 20,000 स्क्रैप है, सैल्वेज वैल्यू है, तो टोटल एस्टिमेटेड लाइफ में अज्यूम कर रही हूँ 10 ईयर्स। तो इसका मतलब मेरा जो पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 8,000 रुपए, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पूछा सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? भाई सैल्वेज वैल्यू होती है वो वैल्यू जिसमें आप एस्टिमेट करते हैं कि जब आप अपने मशीनरी को यूज कर लेंगे तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी आफ्टर द यूज। ठीक है, तो क्या वैल्यू रह जाएगी उसे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। सो एस्टिमेटेड सेल वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विच इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In this method of depreciation, the value of asset will be zero at the end of its useful life। कौन से मेथड में हमारे एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया था आपको, ये वाला कौन सा मेथड था? ये
ये स्ट्रेट लाइन मेथड था जिसमें मैंने हर साल जब फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो एक ना एक दिन आके मेरे एसेट की वैल्यू 0 हो गई है ना। तो यही चीज हमसे यहाँ पे पूछी है कि बताइए कौन सा मेथड है जिसमें आपकी एसेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी आपकी वैल्यू रह जाती है एसेट की, ठीक है, उस पे आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। और यहाँ पे फिक्स होने की वजह से एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपके एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसे जीरो डाउन मेथड भी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, 14 क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, थोड़े ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, आइए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। A trial balance shows up on both the equal sides of credit and debit. जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वो डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को इक्वल दिखाता है ना। ट्रायल बैलेंस नाम ही क्या है उसका, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस करना दोनों साइड को। तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट दो द अर्थमेटिक इज करेक्ट देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ सम एरर्स इन द शीट। देखो वैसे तो अर्थमेटिक हमने सही करा, हमने रूल सही फॉलो करे, बट स्टिल देयर आर सम एरर्स इन द शीट, कुछ एरर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ओनली अ सिंगल एरर इन द शीट। क्या सिर्फ सिंगल एरर होगा आपकी शीट में, नहीं, देयर कुड बी मेनी एरर्स, है ना। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी मोर देन वन एरर इन द शीट, बिल्कुल, कि हमारी शीट में मोर देन वन एरर भी हो सकता है ना। दिस मीन्स दैट देयर इज नो एरर इन द शीट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, एरर तो हो गई, एरर तो आ ही जाता है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, देखो सी भी आप इसका आंसर बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन नंबर एक ज्यादा अच्छे से बता रहा है कि दो अर्थमेटिक इज करेक्ट, हमने अर्थमेटिक रूल सही लगाए हैं, हमने अपने प्रिंसिपल सही लगाए हैं, बट स्टिल चांसेस है कि शीट में एरर हो सकते हैं, है ना। इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। What is the need of companies to make a trial balance? कंपनीज को ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाती है वो अपना ट्रायल बैलेंस? क्या वो अपने फाइनेंशियल ऑर्डर को कैलकुलेट करती हैं, अपने फाइनेंशियल ऑर्डर के स्टेटस को कैलकुलेट करती हैं? ये ट्रायल बैलेंस का काम नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। क्या ये कैश और बैंक के बैलेंस को टैली करती है? ये तो हमारी कैश बुक हम करेंगे। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करती है? तो उसके लिए तो हम अपने P&L अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है भाई, ट्रायल बैलेंस हमारे लेजर्स की एक्यूरेसी को चेक करता है कि हमने अपने लेजर्स को सही तरीके से मेंटेन किया है या नहीं, कहीं उसमें कुछ एरर तो नहीं है ना। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बिफोर द फाइनल अकाउंटिंग व्हाट इज द नेसेसिटी टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ट्रायल बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बिल्कुल क्लियर हो, जिससे कि जब हम इसकी पोस्टिंग अपने फाइनल अकाउंट्स में करें तो वो हमें हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सके। इस चीज की कोशिश में हम लगे होते हैं, है ना। तो बिफोर फाइनल अकाउंटिंग द व्हाट इज द नेसेसिटी टू मेक अ ट्रायल बैलेंस, तो क्यों होता है? इट शोज, व्हाट डज इट शो, इट शोज it is used to show that the both debit and credit columns are equal in value, कि दोनों ही डेबिट और क्रेडिट जो वैल्यूज है वो इक्वल हो। ठीक है, कोई एरर अगर उसमें हो तो हम उसे रेक्टिफिकेशन कर दे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। सो नो इट डज नॉट हेल्प द अकाउंटेंट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई एडुकेट अकाउंटिंग नहीं होती फाइनल अकाउंट करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं चेक करते हम लेजर अकाउंट्स की, ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम को इक्वली वैल्यू कर सके। ठीक है, ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A trading account determines the records of selling and buying process of goods. जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सेलिंग एंड बाइंग रिकॉर्ड करता है किसी भी गुड्स का। ठीक है, ये तो सही है। The greater aim of a trading account is to differentiate between cost price and selling price of a particular good.
ट्रेडिंग अकाउंट इस एम से बनाया जाता है कि हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकें। बिल्कुल, दिस इज ट्रू। A trading account is used to calculate the trading shares of the company in the market. ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल ट्रेडिंग शेयर्स के लिए नहीं होता, शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट बनाया जाता है, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमें मिल गया कि ये गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statements are true? The profit and loss sheet and the P&L appropriation sheet are synonymous. क्या P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम होते हैं? क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता? बिल्कुल होता है, तो ये तो गलत है। क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन होता है P&L अकाउंट का? बिल्कुल, ये चीज हमने पढ़ी है कि P&L अकाउंट का एक्सटेंशन होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। कहा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दो डिफरेंट पैराडाइम है, दो डिफरेंट कंसेप्ट है। नहीं, दे आर इंटर रिलेटेड, है ना। P&L अकाउंट में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शो करते हैं, इनकम एक्सपेंसेस को शो करते हैं, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो शो करते हैं, है ना। लास्ट कहा गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, तो दिस इज रॉन्ग, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर टुडेज सेशन इज क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले हमारा क्या बनता है, बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग करते हैं ना। ठीक है, देन जर्नल करते हैं, ठीक है, फिर देन उसको डिफरेंट बुक्स में हम कैरी करते हैं, देन उसको लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, देन हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो सही में सबसे पहले क्या करते हैं, हम जर्नल करते हैं, लेजर होता है, देन फाइनल अकाउंट्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और मैं कहूँ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के इस क्वेश्चंस में हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कमेंट बॉक्स में स्कोर करके बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस को स्कोर यहाँ पर किया है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे, और आगे भी इसके अराउंड तीन सेशंस और आएंगे जिसमें मैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल लेजर जो होता है इसके बीच के डिफरेंस को बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी, और यहाँ से मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूपीपीसीएल में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप कि यहाँ पर मैं इसको आपको क्लियर करके समझा पाऊँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी लेक्चर अपलोड होने के कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आने का मोटिवेशन मुझे मिलता है। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।